नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक कृषि जगत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग उनसे लाभान्वित हो सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मृदा स्वास्थ्य के लिए मिट्टी जांच के बारे में और साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे बगीचों में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, फसलों का अधिक उत्पादन हासिल करने के लिए अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर काफी बुरा असर पड़ता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए साथ ही साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसकी समय समय पर जांच करवाई जाए। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देते हैं कि आप किस प्रकार अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उसकी जांच करवा सकते हैं। खेती या कहें सारे जीवन का आधार मिट्टी ही है। अच्छी उपज के लिए आवश्यक है कि मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। गहन कृषि पद्धति अपनाने के साथ ही उपज तो बढ़ी ही, लेकिन साथ ही पोषक तत्वों का भी अत्यधिक दोहन हुआ, जिस कारण कई क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता में कमी आई। फिर किसानों ने मिट्टी में सिर्फ 3 पोषक तत्व NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का ही अधिक उपयोग किया, जबकि मिट्टी से 14 पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। NPK के अधिक उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो गया है। अब महंगे उर्वरकों को डालने से पहले आवश्यक है कि मिट्टी की जांच जरूर करवाई जाए। इससे जितना आवश्यक है उतने ही पोषक तत्व उपयोग किए जाएंगे और बेकार का खर्च भी बचेगा। तो सबसे पहले कराएं मिट्टी की जांच और जानते हैं कि क्यों ये आवश्यक है। जिस प्रकार हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए, उसी प्रकार मृदा के स्वास्थ्य की जानकारी रखना भी बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हमें मृदा जांच करने से पता लगता है कि हमारी मृदा में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में है। इसकी जानकारी के लिए हमको मृदा सैंपलों की प्रयोगशाला में जांच करना अति आवश्यक होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम मृदा को फील्ड से लाया जाता है। वहाँ से लाने के बाद उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद ग्राइंड करने के बाद हम सबसे पहले उसमें मृदा pH और मृदा विद्युत चालकता का परीक्षण करते हैं। इसके द्वारा परीक्षण करने के बाद हमको मृदा की क्षारीयता, अम्लीयता और उदासीनता का पता लगता है। यदि मृदा क्षारीय है तो उसका pH मान 8.5 से ऊपर होता है, और अगर मृदा अम्लीय है तो उसका pH मान 6 से कम होता है। अगर मृदा हमारी उदासीन होती है तो उसको हम उदासीन मृदा बोलते हैं, जिसका pH मान 7 के आसपास होता है, जो कि सबसे अच्छी मिट्टी में जाना जाता है और जिसमें सबसे अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता प्राप्त होती है। मिट्टी जांच बेहद आवश्यक है और आज ही अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। ऐसे कई फसल चक्र या फसल प्रणाली हैं जिसमें एक फसल दूसरी फसल के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। यानी सही फसल चक्र अपनाकर आप अपनी मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना सकते हैं। फसल चक्र अपनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान भाई हमारे ज़्यादातर धान और गेहूँ फसल चक्र पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमारा जो धान और गेहूँ की जो फसल चक्र है, इसमें हमारे पोषक तत्वों की अधिक से अधिक मात्रा मृदा से ली जाती है, जिसके कारण से हमारी मृदाएँ पोषक तत्वों में कमी होती जा रही है। इसलिए अगर हम किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं कि धान और गेहूं की फसल के बीच में उनके पास जैसे टाइम होता है अप्रैल से जून के बीच में, तो उसमें 3 महीने के पीरियड में वो कोई भी दलहन फसल अवश्य लगाएं। जैसे मूंग है, मूंग की फसल लगाने से उनको आर्थिक फ़ायदा भी होगा और उनकी जो मृदा में नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है उसकी भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार अगर हमारा जो धान और गेहूं की जो पैदावार है वो इस समय सरप्लस होती जा रही है, इसी तरह इनके साथ में अगर हम दलहनी और तिलहनी फसलों को फसल चक्र भी अपनाएं, तो जिसके कारण हमारी मृदा की जो पोषक तत्वता है वो सीधी बनी रहती है। किसानों में ये भी धारणा है
कि बार बार खेत में जुताई करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। क्या ये सही है? आइए जानते हैं। बार बार जुताई करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। पहले किसान भाई आज से 50 साल पहले ऐसे ही किया करते थे, खेत में जुताई करते रहते थे। लेकिन अब वो समय आ गया है कि ज़्यादा जुताई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वैज्ञानिक लोगों ने अपने तरीके से काफ़ी सफलता पाई है, इसलिए आप मिनिमम कम से कम जुताई करके भी आप खेत में अपनी मृदा शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपनी कृषि उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। गहन कृषि पद्धति या सघन कृषि पद्धति में दलहनी फसलें लेना और हरी खाद लेना भी मिट्टी को उर्वरक बनाने में काफी मददगार होता है। सघन खेती का मतलब है कि एक ही खेत में आप लगातार 2 या 3 फसलें उगा रहे हैं। 2-3 फसलें उगाने का मतलब है कि आपके जो पोषक तत्व हैं उनकी आपकी वृद्धि हो चाहिए। जैसे नाइट्रोजन, अगर हम धान और गेहूं की फसल उगाएं तो हमारा कम से कम 250 के करीब नाइट्रोजन क्रॉप फसल ले लेती है। उसी प्रकार फास्फोरस की मात्रा भी 50 से 60 किलोग्राम चली जाती है। इसी प्रकार पोटास की मात्रा भी 250 से 300 किलोग्राम हमारी फसलें प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार लगातार इनके दोहन करने से हमारी जो मृदा है, मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए हमें अति आवश्यक है कि कभी कभी 2 साल के बाद में हरी खाद का अवश्य प्रयोग करें। मिट्टी की उर्वरता कैसे बनाए रखी जाए या जहां मिट्टी खराब हो गई है उसे फिर से कैसे अधिक उपजाऊ बनाया जाए, इस जानकारी को तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन मिट्टी के क्या गुण हैं जो उसे उपजाऊ बनाते हैं, इसकी जानकारी भी बेहद आवश्यक है। सबसे पहले जो भौतिक गुण होता है मृदा में, इसमें हमारा क्या होता है, जैसे जैसे मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा कम होती जाती है तो इसमें वायु संचार और जो मृदा का मतलब वो कम होता जाता है। और जैसे जैसे जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी आपके मृदा में वायु संचार की उपलब्धि अधिक हो जाएगी और टेम्परेचर भी एक मेंटेन बना रहता है, जिसके कारण हमारी फसलों को की जो उगाने की जो की एक अच्छी दशा होती है वो बनी रहती है। उसी प्रकार रासायनिकों में जैसे मैंने अब जो 16-18 जो पोषक तत्व बताए हैं उनकी मात्रा रासायनिक गुणों में आती है। उसी प्रकार जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, आपका सल्फर है, जिंक है, कॉपर है, ये सभी रासायनिक गुणों में आते हैं। तो रासायनिक गुणों को भी एक निश्चित मात्रा तक बनाए रखना भी बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे जो मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं जिससे हमारी जो मृदा की उत्पादकता और फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है वो इन मुख्य पोषक तत्वों के द्वारा ही होती है। इस प्रकार हमें मृदा की रासायनिक गुणों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कई किसानों ने अधिक उपज लेने के लिए आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया। इसके दुष्प्रभाव अब सामने भी आ रहे हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों का एक अनुपात के रूप में प्रयोग करना बहुत ही अति आवश्यक है। जो वो अनुपात हमारे जो वैज्ञानिक तरीकों से जो निकाला है वैज्ञानिकों ने, उसमें 4:2:1, अगर 4 kg नाइट्रोजन यूज कर रहे हो तो 2 kg फास्फोरस और 1 kg पोटास यूज करना है। उसी प्रकार जैसे हम नाइट्रोजन की मात्रा 120 kg नाइट्रोजन हम की रिकमेंडेशन होती है तो उसमें हम 60 किलोग्राम फास्फोरस डालते हैं। उसी प्रकार उसमें 60 की जब हम 30 किलोग्राम पोटास भी अवश्य डालें। इस प्रकार वो 4:2:1 का रेशियो आ जाता है। लेकिन हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं कि 4 नाइट्रोजन की अगर 4% की जगह पर 8% के करीब यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो उर्वरकों का जो प्रयोग करने का तरीका असंतुलन हो जाता है। असंतुलन होने से क्या होता है कि हमारी जो मृदा की जो पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है उसमें भी कमी आती है। अधिक मात्रा प्रयोग करने से किसानों को कोई भी फायदा नहीं होता है। उससे हमारा इसी अभी 4 महीने पहले आपने देखा होगा कि हमारी जो फसलें अधिकतर जो लॉज हुई हैं वो अधिक नाइट्रोजन की मात्रा यूज़ करने से हुई है, जिसके कारण हमारी जो फसल की जो तना होता है वो कमज़ोर हो जाता है अधिक मात्रा नाइट्रोजन यूज करने से, तो वो जल्दी लॉज हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को एक ही अनुपात में ये NPK का प्रयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा यूज करने से किसान भाइयों को कोई फायदा नहीं होगा, उनका आर्थिक नुकसान ही होता है। एक बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है, क्या है मिट्टी के मानक, इन सब की जानकारी भी किसानों को होनी चाहिए। देश के कई क्षेत्रों में मिट्टी में जीवांश की मात्रा काफी कम हो गई है, जिससे उपज भी प्रभावित हुई है। कुछ उपाय करके मिट्टी में जीवांश की मात्रा भी सुधारी जा सकती है। किसानों के द्वारा लगातार एक ही फसल चक्र गेहूं और धान के अलावा हम लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो लगातार रासायनिक प्रयोग
का उर्वरकों का प्रयोग करने से हमारी मृदाओं में जीवांश पदार्थों की मात्रा कम होती जा रही है। जबकि हम बिल्कुल भी जीवांश पदार्थ जैसे गोबर की खाद होती है या किसी भी फसल का अवशेष होता है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फसल के अवशेषों को हम जला देते हैं, जिसके कारण हमारे मृदा में जो जीव होते हैं वो भी उससे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि अपनी मृदा में जीवांश पदार्थ बढ़ाने के लिए फसलों के अवशेष, गोबर की खाद या कोई भी कंपोस्ट पदार्थ अवश्य मिलाएं। और इसके सबसे अच्छा तरीका इसका, जैसे हमारा अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल कट जाती है, गेहूं के काटने के बाद में 3 महीने हमारे पास बचते हैं। इन 3 महीनों के बीच में हम कोई भी हरी खाद जैसे ढैंचा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी का साधन है तो ढैंचा 3 महीने में बड़ा अच्छी तरह से पैदा किया जा सकता है। और जैसे ही ये 45 से 50 दिन की क्रॉप होती है उसको ट्रैक्टर के द्वारा पलट दिया जाता है। और इसके द्वारा जो हमको खादों की प्राप्ति होती है उसमें 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन हम मृदा में डाल सकते हैं। 12 किलोग्राम के करीब हम फास्फोरस मिल जाती है और 80-90 किलोग्राम के करीब पोटाश की उपलब्धि होती है। इन तीनों मुख्य तत्वों के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो इनको सूक्ष्म तत्व बोलते हैं उनकी प्राप्ति होती है। मौजूदा गर्मी के मौसम में सही मृदा प्रबंधन बेहद आवश्यक है। गर्मी के मौसम में हमारा जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो जिसके कारण हमारे जो कुछ जीवांश पदार्थ होते हैं वो बहुत जल्दी मात्रा में अपघटित हो जाते हैं, तो हमारे जीवांश पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। उसी प्रकार जैसे अगर जहाँ ठंडा एरिया होता है, जैसे पहाड़ों पर जाएँ तो वहाँ पर जीवांश पदार्थ थोड़ा उनके जो सड़ने गलने में समय ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। मिट्टी की जांच बेहद अहम है, लेकिन मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी के नमूने का सही होना भी बेहद आवश्यक है। असल में मिट्टी का करीब 500 ग्राम का नमूना आपको पूरे खेत की मिट्टी की जानकारी देगा। इसलिए जरूरी है कि खेत से मिट्टी का नमूना किसान खुद लें, और कैसे लें ये जानते हैं। मिट्टी लेने का सबसे अच्छा तरीका आजकल जैसे गेहूं काटने के बाद में हमारा सबसे अच्छा समय होता है अप्रैल और मई के महीने का। तो हम फील्ड में जैसे आपका खेत अगर एक एकड़ खेत का है, जैसे 1 किल्ला भी बोलते हैं, कहीं पर 5 बीघा भी बोलते हैं, तो उसमें आप उस खेत को सेलेक्ट करें और एक खेत से कम 10-15 जगह से मृदा की सैंपल लें। जिस तरह से मैंने आपको अभी फील्ड में बताया था, एक तो अपने ऑगर से, अगर किसान भाइयों के पास ऑगर नहीं है तो अपने उनके साधारण खुरपी उनके पास होती है, खुरपी से वी के आकार का एक गड्ढा करें और जो 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक का हो, तो उसको बी के आकार के गड्ढे को एक ट्रे में भर लें मिट्टी को। उसके बाद 10-15 जगह से मृदा सैंपल लेने के पश्चात उसको भली भांति मिक्स करें। मिलाने के पश्चात उसमें फिर आधा किलोग्राम की मिट्टी, मतलब 500 ग्राम के करीब मिट्टी का सैंपल अपनी पॉलीथीन थैली या किसी कपड़े की थैली में एकत्र कर लें। और उसके एक थैली में एकत्र करने के पश्चात उस खेत का नंबर, अपना नाम और तारीख और सैंपल नंबर अवश्य लिखें, ताकि प्रयोगशाला में आपके नाम के अनुसार ही उसका परीक्षण किया जा सके। देश के सभी किसानों को उनके खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी देने वाले सॉइल हेल्थ कार्ड अगले 3 वर्ष में आप सभी किसानों के पास होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप भी जागरूक रहें और मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और साथ ही अपने फसल चक्र में हरी खाद, दलहनी फसलें शामिल करके मिट्टी की उर्वरता बनाए रखें। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना कि अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उसकी जांच करवाना कितना ज़रूरी होता है और ये प्रक्रिया आप किस प्रकार पूरी कर सकते हैं, इसके बारे में अभी आपने जानकारी हासिल की। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम आपको जानकारी देंगे बगीचों में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान, जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के
धन्यवाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, गर्मी का मौसम है और इस मौसम में पानी की ज़रूरत हर किसी को होती है, चाहे वो जीव हो या फिर हमारी फसलें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि इस गर्मी के मौसम में आप अपने बगीचों में सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।